अच्छा ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई कि वो कह रहा है कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर इज कंटेन्ड विद इन सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन। अच्छा जी। जी। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात इसने इम्प्रेशनिस्ट से ली वो थी सेंसेशंस की। आपको याद है सेंस परसेप्शंस और सेंसेशंस की बात सबसे पहले की थी इम्प्रेशनिस्ट ने। तो इसने भी सेंसेशंस की बात की है, लेकिन इसकी सेंसेशंस जो हैं वो प्योरली टेम्पररी नहीं है, ठीक है। और इसकी जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है वो नेचर होगी, नेचर को स्टडी करेगा। और इसके काम के अंदर आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स भी नजर आएंगे। अब जाहिर ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात हो रही है तो वो ऊपर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो सिलेंडर, स्फीयर और कोन की स्टडी कर रहा है। अच्छा, अब इसका स्टाइल ये था कि इसकी जो पर्सनालिटी थी ये बहुत ही शाय, मॉर्बिड, कंफ्यूज, छोटी सी हाइट का, दुबला पतला, बड़ा इस टाइप का पर्सनालिटी का आदमी था। और जब ये बाकी लोगों के साथ बैठता था तो ये जरा डरा सहमा और खामोश, शाई सा साइड पर बैठा रहता था, बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन भी नहीं करता था। तो इसको जरा सा लोग थोड़ा सा ना मतलब इतना डोमिनेटिंग नहीं था ग्रुप में, लेकिन ये लोगों की बातें सुनता भी था। और इसकी अपनी एक आइडियोलॉजी थी जिसके अंदर ये बहुत क्लियर था और बहुत स्ट्रांग था उसके इस अपने अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर। और लेकिन उसने अपनी ये वाली जो थेरीज लॉन्च की ये उसने कोई एक दिन में नहीं करनी थी। उसने कुछ अरसा वो ये एक्सन में पैदा हुआ था जो कि पेरिस के पास एक छोटा सा प्रोविंस था, वहां पर ये रहा। फिर ये पेरिस आया कुछ अरसा, जब ये इम्प्रेशनिस्ट के साथ मिला उसके बाद ये फिर वापस चला गया क्योंकि उसका उसको इम्प्रेशनिज्म एब्जॉर्ब नहीं हुई। ये वापस चला जाता है, जब ये वापस जाता है वहां एक्सन में रहकर फिर ये पेंटिंग करता है कुछ अरसा तक। तो जब तक इसका फादर जिंदा रहता है ये कुछ सुकून में रहा। उसके बाद जब इसको अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट करना पड़ा तो इसने बहुत ज्यादा पॉवर्टी को फेस किया। और इसका काम का प्रोसेस ये था कि ये चीजों को ऑब्जर्व करता था और उसके बाद सोचता था बहुत ज्यादा देर तक कि वो जो उसने देखा है उसको अपने कैनवस पर ट्रांसफर कैसे करे, कौन से रंग के साथ कौन सा रंग लगाएगा तो फिर इसका डिजायर्ड इफेक्ट जो वो चाहता है वो क्रिएट हो। इस प्रोसेस में ये था कि ये चूंकि इतना लेंथी प्रोसेस था तो इसको बहुत टाइम लगता था पेंट करने में। अब इसको पोर्ट्रेट्स का शौक था लेकिन इसके लिए कोई इतनी देर बैठ नहीं सकता था, इसलिए फिर इसकी वाइफ, इसका बेटा, इसके दोस्त, इसकी फैमिली इसको सपोर्ट करती थी। और ये मतलब बगैर पैसे दिए मॉडल बनते थे ऑब्वियसली फिर ये लोग। तो ये पोर्ट्रेट भी बनाता था तो ये देखता था कि ये कौन से कलर के साथ इसने कौन सा रंग लगाना होता है। ठहरे मैं देखूं पोर्ट्रेट है तो कौन से कलर के साथ ये कौन सा कलर लगाएगा तो फिर कहीं जाकर इसका एक डिजायर्ड इफेक्ट इसको मिलेगा। ये इसका सेल्फ पोर्ट्रेट है। और इसलिए इसको मॉडल का भी इशू रहा। फिर ये स्टिल लाइफ बना लेता था। स्टिल लाइफ में आप ये देखो इसकी एप्पल्स और फ्रूट्स की स्टिल लाइफ्स जो कि बहुत फेमस हैं। और इसके अंदर आप ये देखें कि जो कलर और इसकी जो, क्योंकि इसने ऐसा तो नहीं है कि वो बनाना है, ड्रॉ करना है और पेंट कर देना है। ये हर चीज को पहले एवेलुएट करता था कि ड्रेपरी का कलर क्या है, उसके साथ ही कोई अगर ऑरेंजेस पड़े हैं उनका कलर क्या है, शेडोज और लाइट, ये चीजें उसके काम के अंदर मौजूद जरूर है। मगर आप ये देखें कि अगर आप समझो तो आपको ऐसी फीलिंग होती है जैसे एक कलर के साथ दूसरा कलर अप्लाई किया हुआ है। आउटलाइन बहुत स्ट्रांग इसके काम के अंदर नहीं है मगर फिर भी लाइन मौजूद है। ये लाइन हमें इम्प्रेशनिस्ट के कामों में नहीं मिलती। इस वाली पेंटिंग के अंदर अगर आप देखो कि जो बैकग्राउंड में उसने एक टेक्सचर्ड शायद वो बनाई है पेंटिंग। नूर फातिमा शायद बार बार ड्रॉप हो रही है। अच्छा, ये पेंटिंग में आप देखो तो कलर के साथ कलर अप्लाई किया हुआ आपको नजर आता है, बजाय इसके कि वो कुछ एट रैंडम चीजों को कर दिया हो उसने। ये इसके सब्जेक्ट मैटर में जब आ जाओगे तो सब्जेक्ट मैटर क्या हो गए, लैंडस्केप हो गया, ठीक है, लैंडस्केप हो गए, स्टिल लाइफ्स हो गई, पोर्ट्रेट्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद कुछ ह्यूमन फिगर्स को भी इसने ये बनाया शुरू में। और उसके बाद फिर ये बेदर्स इसने बहुत सी बनाई।
लेकिन मैं अभी आपको डिटेल से सारा कुछ दिखाती हूँ इसका। अच्छा, इसके बाद ये था कि ये एक्शन में रहा, और चूंकि इसका काम करने का तरीका बाकी आर्टिस्टों से बहुत अलग था, ये पहले ऑब्जर्व करता था और ऑब्जर्व करने के बाद ये पेंट करता था। कई दफा सारा सारा दिन ये एक या दो स्ट्रोक से ज्यादा नहीं लगा पाता था। तो वो जो एक्शन में जब ये अपना कैनवस और अपनी चीजें उठाकर लेकर जाता था पेंट करने के लिए स्पॉट्स पर, तो वहाँ के बच्चे लिटरली इसका मजाक उड़ाते थे और सम टाइम बकायदा उसको पत्थर मारते थे, एंड दे कंसिडर हिम एज अ मैड मैन। अब मजे की बात ये है इंटरेस्टिंग के हिस्ट्री में जो है ना, सुजैन, ही हैज बीन रिमेम्बर्ड एज अ मैड मैन, क्योंकि वो बच्चे उसको समझते थे कि ये शायद कोई इंसेन है और उसको बकायदा पत्थर मारते थे। तो लेकिन इसने बाय द एंड जब अपनी फिलॉसफी कंप्लीट करता है, अपनी एक्सपेरिमेंटेशन कंप्लीट करता है, तो उसके बाद इसने अपनी वो थ्योरी भी दी जिसके अंदर उसने कहा दैट आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग एज ड्यूरेबल एज द आर्ट ऑफ म्यूजियम। एंड ही इज द पर्सन जिसने काफी अरसे के बाद आफ्टर सो मेनी इयर्स एंड सेंचुरीज फॉर्म की दोबारा बात की, और उसने कहा कि फॉर्म सुपीरियर है, बजाय इसके कि अब आप ये देखें कि इस पेंटिंग, ये इसकी पेंटिंग है हाउस ऑफ द हैंग्ड मैन। ये एक लैंडस्केप है। अब यहाँ देखो ना, हैंग्ड मैन का मतलब ये है कि ये घर किसी ऐसी वजह से मशहूर हुआ होगा जहां पे शायद किसी ने अपने आप को हैंग किया होगा। तो आप ये देखें कि अब इसका ये सिलेक्शन ऑफ टॉपिक भी थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि ये क्या कर रहा है। अब यहाँ आप देखो इस लैंडस्केप को आप कंपेयर करो अगर बाकी जो प्रीवियस हम लैंडस्केप्स देख कर आए हैं, तो आपको वहां पर कलर मिलते हैं, लाइट मिलता है, एक प्लेजेंट फीलिंग मिलती है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको स्काई जरूर मिल रहा है कि एक ओपन सनी डे लग रहा है, मगर आप ये देखें कि वो इस चीज में इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि वो डे लाइट कैप्चर कर रहा है। वो सिर्फ ये पेंट हो रहा है कि हाँ ये कोई दिन की रोशनी का टाइम है, रात नहीं है, दिन है। मगर इसकी पेंटिंग के अंदर आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा टाइम होगा दिन का, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था कि वो इस चीज की स्टडी करे। उसके नजदीक इंपॉर्टेंट क्या है, पिक्चर प्लेन देखो। सबसे आगे एक बैरन सा माउंटेन, फिर इसका मिडल ग्राउंड जहाँ पे ये घर नीचे जा रहे हैं, और पीछे देखोगे तो आपको एक होराइजन लाइन नजर आती है, और पीछे बिल्कुल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको ये लाइन नजर आती है होराइजन की, और स्काई दिखता है। तो अगर आप ये देखो तो डेप्थ का एलिमेंट इसके काम के अंदर उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम पर्सपेक्टिव को पढ़ते हैं। इसने पीछे एक हॉरिजॉन्टल लाइन देकर तो काफी हद तक व्यू को ना ब्लॉक कर दिया है, और एक्टिविटी जो है वो सारी इधर मिडल में हो रही है। इनफैक्ट कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक घर है जो भी रॉकी सा घर लग रहा है। और ये उसकी स्टडी थी इनिशियली जब ये कर रहा है। अभी यहाँ पर इसका स्ट्रोक थोड़ा थोड़ा सा आपको इम्प्रेशनिज्म की तरफ लगता है। अच्छा, आगे जो है हाउस ऑफ अ हैंगमैन के बाद आप देखें, ये दी कार्ड प्लेयर्स, ये पेंटिंग, इसके भी दो वर्जन इसने पेंट किए थे, एक ये था और एक ये था। अच्छा, अब आप ये देखो कि यहाँ पर आकर आपको काफी हद तक फिगर्स के अंदर डिस्टॉर्शन नजर आनी शुरू हो जाती है ना। अब फिगर्स ये देखें उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम देखते आए हैं। यहाँ आके थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ गया। कलर इसके दोनों पेंटिंग्स के अंदर आप देखो तो बड़े डल, म्यूटेड, कंट्रोल्ड अर्थ टोन्स, और कॉम्पोजिशन भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टली कंपोज किया हुआ है। पाँव नीचे से सबके टेबल और ह्यूमन फिगर्स के पाँच जो है ना, सबके इसके पाँव देखो नीचे से कटिंग कट काट दिए उसने, कि एक कॉम्पोजिशन उसने बनाई हुई है। और यहाँ पर ये जो कार्ड्स खेल रहे हैं, उनके चेहरों के ऊपर भी आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि वो इमोशनली इन्वॉल्व हैं। दे आर सिंपली लुकिंग एट देयर कार्ड्स। और जैसे सारा दिन के थके हारे वो आके बैठे हैं किसी क्लब में और किसी कैफे में, और उस नाउ दे आर ट्राइंग टू एंटरटेन देमसेल्व्स। और पीछे वो एक फिगर खड़ा हाथ बांध के, वो भी देख रहा है इधर ही इसकी तरफ, टेबल की तरफ। ये जो बच्चा है साइड पर छोटा सा एक पीछे, वो भी इधर ही देख रहा है। अब ये देखो कि यहाँ पर
इस पेंटिंग का जो नर्व सेंटर बनता है, यानी कि आपकी नजर वो आपकी बिल्कुल सेंटर ऑफ द टेबल के ऊपर आती है। फिर पीछे राइट साइड के ऊपर जो ड्रेपरी है, आप उसको देखो तो वो ड्रेपरी भी आपको सॉर्ट ऑफ हेल्प करती है कि आप एक सॉलिड फॉर्म मौजूद है वहां पर। मगर इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर आके आपको थोड़ी सी डिस्टॉर्शन नजर आनी शुरू हो जाती है फिगर्स के अंदर। अब ये जो दो प्लेयर्स बैठे हुए हैं, इनके फिगर्स में भी डिस्टॉर्शन है, टेबल में डिस्टॉर्शन है, पीछे भी आप ये देखो। और रंग जब वो लगा रहा है तो वो जैसे एक रंग के साथ दूसरे रंग को अप्लाई कर रहा है। यहाँ उसका इंटरेस्ट ये नहीं है, या ये नहीं है कि वो पेंट नहीं कर सकता इसलिए उसने ऐसे फिगर्स पेंट किए हुए हैं। उसका इंटरेस्ट फिगर्स को रियलिस्टिक पेंट करने में नहीं था। उसका इंटरेस्ट है कि किस तरह से पिक्चर प्लेन के अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को पेंट किया जाए। एक कलर पैच के साथ कौन सा कलर पैच दूसरा लगेगा तो ये फॉर्म को सॉलिडिफाई करेगा। आपको इसके काम के अंदर अब लाइन भी जो है ना वो नजर आनी स्टार्ट हो जाती है। ये दो कार्ड प्लेयर्स जो है ना हैं। अच्छा, फिर एक और लफ्ज जो आपको इसके काम के अंदर यूज करना है वो है पैटर्न्स। पैटर्न्स आप देखें तो छोटी छोटी चीजों के साथ आपको फॉर्म्स बनती हुई दिखती हैं। अब ये देखो, ये इसकी बहुत मशहूर पेंटिंग है और आप इसका इन्फ्लुएंस बहुत दूर तक देखोगे इस पेंटिंग का। ये है लार्ज बेदर्स, दिस इज द बेदर्स लार्ज, द ग्रेट बेदर्स। लार्ज बेदर्स भी कहते हैं, द ग्रेट बेदर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक एक्ट ऑफ बेदिंग है, लेकिन अगर आप फिगर्स को देखो तो कोई एज सच आपको फील नहीं होता। मगर इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में इम्पोर्टेंट क्या है कि किस तरह से इसने ट्रीज, लंबे लंबे पतले पत्ते से ट्री ट्रंक्स हैं जिनको इसने कंपोज किया है, और ऊपर को जाते हुए नैरो डाउन होके वो किस तरह से एक ट्रायंगल बना रहे हैं। उस ट्रायंगल के नीचे एक ब्रॉडर बेस है जिसके अंदर फीमेल्स जो हैं वो उसने कंपोज की हुई हैं डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट तरीकों के साथ। उन सबके अलग अलग जेस्टर्स हैं और एंगल्स भी डिफरेंट है। अगेन यहाँ पर आपको इनकी डिस्टॉर्शन ऑफ फॉर्म बहुत मिल रही है, मगर बात वही है कि वो फॉर्म को उस तरह नहीं ले रहा कि वो रियलिस्टिक फॉर्म की बात कर रहा है। यहाँ पर वो सॉलिडिटी की बात कर रहा है। और आप ये देखो कि आपको अब यहाँ पर लाइन भी दिखेगी, और इसकी जो ये कॉम्पोजिशन है वो जो है बहुत क्लासिकल है। क्लासिकल कॉम्पोजिशन याद है? ट्रायंगुलर होती थी, और ट्रायंगुलर कॉम्पोजिशंस और बेस ब्रॉड होती थी। तो ये एग्जैक्ट वही एक्टिविटी यहाँ पर, और पीछे जो एक क्लाउडी इन्वायरमेंट आपको वो भी दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको